नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। कैसी चल रही हैं तुम्हारी दिवाली की तैयारियां। दिवाली की तैयारियां करते रहो, लेकिन ये मत भूलो कि अभी बेरोजगारी है। एक रोजगार की तलाश है, एक नौकरी की तलाश है। और जिस नौकरी के लिए तुम तलाश कर रहे हो, उसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। जब बहुत मेहनत करोगे ना, तो वो थोड़ा सा लक तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं तैयारी। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही है यूपीएसआई के लिए। और आज का जो अपना टॉपिक हम लोग करेंगे वो है डाइस, यानी कि पासा। पिछले अगर आप एग्जाम को देखेंगे तो पिछले एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस डाइस से पूछे गए। आप अगर चेक करेंगे 2021 का पेपर, तो लगभग हर सेट में डाइस का एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी थ्योरेटिकल डाइस का। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो डाइस के पूछे यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में, वो थ्योरेटिकल डाइस के थे। आज के सत्र में वो क्वेश्चंस भी हम लोग लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो आओ जरा रीजनिंग के सत्र की करते हैं तैयारी। रीजनिंग एक्सप्रेस के साथ पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं डाइस के, और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, डाइस में कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। 2 डाइस, 3 डाइस, मोर देन 3 डाइस या 4 डाइस पर आप बोल सकते हैं क्वेश्चंस बनते हैं। क्लोज्ड डाइस और ओपन डाइस पर क्वेश्चंस बनते हैं। थ्योरेटिकल डाइस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो तमाम सारे ये जो क्वेश्चंस बनते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, आज का ये सत्र इसी पर निर्भर है। जहां कहीं आवश्यकता होगी उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए हम इन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सत्र में दिया गया है, कहता है कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। ये पासे की दो स्थितियां हैं, स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2, ए बी करके। ठीक, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। कहता है संख्या 6 3 के ठीक विपरीत है। संख्या 6 क्या है? विपरीत है। किसके ठीक विपरीत है? तो कहता है बताओ संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। आप में से बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर खट से कह देंगे कि गुरुजी 2 के अपोजिट तो 1 आना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया, 2 के अपोजिट 1 आएगा, सही उत्तर है। लेकिन यहां पर थोड़े से चेंजेस अगर कर दिए जाएं भाषा में, तो ये क्वेश्चन आप परेशान करने वाले करने लगेंगे। ये क्वेश्चन आपको इरिटेट करेगा कि कैसे यार, कहां पे क्या अपोजिट खेलना है हमको आखिरकार, है कि नहीं। ये स्थिति हो जाएगी। तो पहले तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अगर इस तरह की डाइस हमको दी गई है, ठीक, जहां पर सभी फेस एक दूसरे के क्या हैं, डिफरेंट हैं। 2 6 4 लिखा है, 1 3 5 लिखा है, सारे के सारे फेसेस क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यानी कि कुछ इस तरह की डाइस अगर हमको दी जाए, ए बी सी, और एक डाइस ये दे दें डी ई एफ, आप चाहे तो नंबर लिख लें, चाहे तो लेटर्स लिख लें, कुछ भी लिख लें। ठीक, जब ऐसी डाइस हमको दी जाती, जहां पर दिए गए डाइस के सारे फेसेस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो टॉप वाला टॉप के विपरीत हो जाता है, पास वाला पास के, और दूर वाला दूर के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो टॉप वाला है इसको बोलते हैं, ये है टॉप, दैट इज T1। तो इसको क्या बोल दिया, T2, क्योंकि ये दो अलग अलग स्थितियां हैं ना डाइस की। उसी प्रकार से ये अगर आप डाइस के सामने ऐसे खड़े होंगे तो ये लेफ्ट और ये राइट पड़ेगा, यानी ये आपके लेफ्ट में आ रहा है और ये आपके राइट में, तो इसको L1 इसको R1 बोल दिया, ऐसा मान करके कि ये डाइस 1 है और ये डाइस क्या है, 2 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक, तो T1 किसके अपोजिट होता है, T2 के अपोजिट होता है। L1 किसके अपोजिट होता है, R2 के, यानी डाइस 1 का जो लेफ्ट वाला हिस्सा होगा वो डाइस 2 के राइट वाले हिस्से के अपोजिट होगा। L1 इज अपोजिट टू R2। ठीक है, और जो डाइस 1 का राइट वाला हिस्सा होगा वो डाइस 2 के लेफ्ट वाले हिस्से के अपोजिट होगा, यानी L2 इज अपोजिट टू R1। L1 R1 R1। ठीक है, ये अपोजिट का खेल होता है। अब यहां पर देखो
जब ये कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं तो हमको पता चलता है कि टॉप वाला टॉप के, पास वाला पास के, दूर वाला दूर के अपोजिट होता है। लेकिन प्रश्न में उसने हमसे कहा है कि 6 किसके अपोजिट है? 6 अपोजिट है 3 के। अब ये तो इस कॉन्सेप्ट से मैच नहीं कर रहा ना, मैच नहीं कर रहा ना। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने डाइस तो हमको अलग अलग दी, लेकिन एक कंडीशन दे दी कि 6 किसके विपरीत है? 3 के ठीक विपरीत है। यानी इस पर्टिकुलर कंडीशन में उसने डाइस का रोटेशन भी लगा दिया। ठीक, अब अगर ऐसी स्थिति आ जाए जब वो कहता है क्वेश्चन में कि 6 किसके विपरीत है? 3 के, तो क्या करो, जो विपरीत वाली स्थितियां है ना, वहां से दोनों डाइसेस में क्लॉकवाइज या दोनों डाइसेस में एंटी क्लॉकवाइज चलो। जैसे यहां पर 6 से हम क्लॉकवाइज चलें, किससे? 6 से हम क्लॉकवाइज चलें, तो 6 से क्लॉकवाइज चलने पर पहले क्या मिलता है? 4 मिलता है, फिर क्या मिलता है? 2 मिलता है। 6 के अपोजिट कौन है? 3। तो अगर हम 3 से क्लॉकवाइज चलें, किससे? 3 से क्लॉकवाइज चलें, तो पहले क्या मिलेगा? 5 और फिर क्या मिलेगा? 1। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। 6 के जो क्लॉकवाइज चलने पर पहले 4 और फिर 2 आया, फिर 6 के अपोजिट कौन है? 3। 6 के नीचे 3 लिखा, और 3 के क्लॉकवाइज चलने पर क्या मिल रहा? पहले 5 और फिर 1, यानी 6 के अपोजिट कौन है? 3। ऐसा प्रश्न ने दिया है। तो 4 के अपोजिट कौन बना? 5। तो 2 के अपोजिट कौन बना? 1। उसने हमसे क्या पूछा? संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो संख्या 2 के ठीक विपरीत ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 संख्या 2 के ठीक विपरीत आएगी। ठीक, बात समझ में आई? अब अगर वो हमसे ये ना लाइन देता कि संख्या 6 के ठीक विपरीत में 3 है, तो हम कौन सा लॉजिक लगाते? ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते, जिसमें टॉप वाला टॉप के, लेफ्ट वाला राइट के, और इसका राइट वाला लेफ्ट के अपोजिट हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन अगला है, कहता है यदि संख्या 4 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत 6 है, 4 के बिल्कुल विपरीत क्या दिया गया है? 6 दिया गया है, तो संख्या 3 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत कौन सी संख्या आएगी? अब बताओ। अब जो लोग पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर कहेंगे कि सर ये तो आप क्या क्या बता रहे हैं, हम तो देख करके आंसर कर दें कि 2 के विपरीत में 1 आएगा, क्योंकि 6 के विपरीत में 3 है, तो टॉप वाला टॉप के अपोजिट होता है, 2 के विपरीत में खट से 1 आएगा। बिल्कुल ठीक बात भैया। यहां पर बताओ फिर क्या होगा? अगर 4 के विपरीत में 6 है, यहां तो टॉप के विपरीत में टॉप होना चाहिए था। 4 अगर टॉप पर है तो विपरीत में टॉप में 1 लिखा है, तो 4 के विपरीत 1 होना चाहिए था, पर क्या कह रहा है? 4 के विपरीत में 6 है। अब कैसे करोगे? तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है, 4 के विपरीत में क्या है? 6। 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा हमारे पास में 3 और फिर आएगा 2। अगर 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? पहले आएगा 1 और फिर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक, प्रश्न ने कहा कि 4 6 के बिल्कुल विपरीत है, तो 3 के विपरीत 1 आएगा और 2 के विपरीत 5। उसने हमसे क्या पूछा कि 3 के विपरीत कौन है? तो 3 के विपरीत में हमारे पास क्या आता है? 1 आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 3 के विपरीत में आ जाएगा। ठीक, आइए ऐसा एक और क्वेश्चन देखो उसने दिया, कहता है 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 5 के ठीक विपरीत में 1 है, तो 5 के विपरीत में क्या है? 1 है। अगर 5 के विपरीत में 1 है तो कहता है बताओ 2 के विपरीत में क्या होगा? किसके विपरीत में पूछ रहा है? 2 के विपरीत में। तो 5 से क्लॉकवाइज चलें। ठीक, अच्छा जरूरी नहीं कि क्लॉकवाइज ही चलो, एंटी क्लॉक भी चल सकते हो। ठीक, लेकिन जो भी चलो दोनों में चलो। ऐसा दिमाग मत लगाना कि पहले वाले में क्लॉकवाइज चलेंगे और दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसा दिमाग नहीं लगाना। ठीक, एंटी क्लॉक चलना है तो दोनों में, क्लॉक चलना है तो दोनों में चलना है। ठीक, अगर 5 से हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले क्या मिलता है? 6 और फिर क्या मिलता है? 2। और अगर 1 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले क्या मिलता है? 3 और फिर क्या मिलता है? 4 मिलता है ना। उसने कहा है 5 किसके विपरीत है? 1 के, और पूछा है 2 के ठीक विपरीत कौन आएगा? तो 2 के विपरीत कौन आता है? 4, और 6 के विपरीत में 3, तो 2 के विपरीत में क्या आ गया? 4 आ गया। यही प्रश्न का उत्तर बन गया। ठीक, जैसे अब पीछे 2 डाइस के क्वेश्चन थे, ये 3 डाइस का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है 3 डाइस के इस क्वेश्चन में? कहता है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। ये स्थिति नंबर 1 है, फिर ये स्थिति नंबर 2 है, यानी एक ही डाइस को पहली बार फेंका तो ये स्थिति बनी, दूसरी बार फेंका तो ये स्थिति बनी, और फिर उसी डाइस को जब तीसरी बार फेंका तो ये स्थिति बनती है। तो कहता है
तीन स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। एक अंक, जिस फलक पर एक अंक है, एक अंक कहां है, ये कहता है जिस फलक पर एक अंक है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी प्रश्न के अनुसार वो हमसे एक के विपरीत क्या आएगा ये जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है कि एक के विपरीत में क्या आएगा। कैसे पता लगाएंगे कि एक के विपरीत में क्या आएगा। अब देखो, अगर मोर देन 2 डाइस का क्वेश्चन है तो पहले तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, जो रॉन्ग आंसर्स होंगे वो आंसर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, पर जरूरी नहीं कि वो मेथड लग रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि एक के विपरीत में कौन नहीं आ सकता है उसके आधार पर काटेंगे, लेकिन उसके लिए एक हमको हर डाइस में उपलब्ध होना जरूरी है, पर एक हर डाइस में तो है नहीं। ठीक, अगर नहीं तब क्या किया जाए। क्यों हम ऐसा बता रहे, जैसे डाइस का एक महामंत्र है, ठीक है, डाइस का एक महामंत्र क्या है कि पड़ोसी फेसेस कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। इस डाइस के महामंत्र को लिख लीजिए, पड़ोसी फेसेस कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। विपरीत फेसेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। नेबर फेसेस कैन नेवर बी, नेबर, नेबर और नेबर एक साथ अलग अलग मत समझ, एक ही मत समझ लेना। नेबर यानी पड़ोसी, नेबर फेसेस कैन नॉट बी अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस कैन नॉट बी नेबर फेसेस। ठीक, अब यहां पर जैसे ये एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक, ठीक है, तो एक के पड़ोस में कौन दिख रहा है, 4, एक के पड़ोस में कौन दिख रहा है, 2, तो एक के पड़ोस में यदि 4 और 2 हैं तो 4 और 2 कभी भी एक के अपोजिट नहीं होंगे। ऑप्शन में 4 हमको दिख रहा है, चलो इसको हटा देंगे, लेकिन बाकियों का तो क्या किया जाए, फिर 3, 5 और 6 तो नहीं हटेंगे। ठीक, बाकी कहीं एक हमको दिया नहीं है कि हम ये वाली कंडीशन लगा सके, तो अब क्या किया जाए। अब वापस अपने मूल मेथड 2 डाइस कंपैरिजन पर आते हैं। ठीक है, जब हम डाइस को कंपेयर करेंगे तो जैसे मान लो अगर हम डाइस नंबर 2 और 3 को कंपेयर करें, एक यहां पर है, हमको एक के अपोजिट चाहिए, क्या मिलेगा, तो अगर हम एक यहां पर लेते हैं और यहां 4, 5, 3 है, यहां 2, 4, 1 है, तो देखो 4 यहां पर भी उपलब्ध है, 4 यहां पर भी उपलब्ध है। एक फेस कॉमन है ना, एक फेस क्या है, कॉमन। जब भी 2 डाइस को कंपेयर करें तो चेक करें कि कोई एक फेस हमको कॉमन मिल जाए। ठीक, तो यहां पर 4 कॉमन है, जो कॉमन फेस है वहां से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से कोई एक चल लो। जैसे यहां पर 4 कॉमन है, 4 से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 3 मिलेगा। और यहां पर क्या है, 4, यहां पर 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, 2। यानी 5 के अपोजिट क्या आएगा, 1, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 2, क्या बच रहा है, केवल 6, यानी 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे तो उसने हमसे क्या पूछा, 1 के विपरीत क्या आएगा, तो 1 के विपरीत क्या आ रहा है, 5, ऑप्शन नंबर सी 5 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आप कहें गुरुजी कि हम 2 और 3 को कंपेयर नहीं करना चाहते, हमारी इच्छा है कि हम 1 और 3 को कंपेयर करें। आपको जबरदस्ती कर रहे हैं, हम नहीं जबरदस्ती करेंगे, हम करना चाहते हैं, लेकिन हम 1 और 3 को कंपेयर करना चाहते हैं। तो आओ 1 और 3 को कंपेयर कर लो, तुम्हारी जो इच्छा हो। क्या कॉमन है, 6, 5, 2, 2, 4, 1, कॉमन क्या है, 2, कॉमन क्या है, 2। जरा 2 से क्लॉकवाइज चलो, क्या मिलेगा, जब 2 से क्लॉकवाइज चलोगे तो पहले क्या आ रहा है, 5, और फिर क्या आता है, 6। यहां पर 2 से क्लॉकवाइज चलोगे तो पहले 4 आएगा और फिर क्या आएगा, 1 आएगा। अब गुरुजी क्या किया जाए, भाई यहां पर 2 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो 6 और 5 आता है, यहां पर 2 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो 4 और 1 आता है। अब तो गुरुजी 5 के अपोजिट 1 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। अब क्या किया जाए, छोड़ो, जरा इसको और इसको कंपेयर करके देखो। किसको किसको, 1 और 2 को कंपेयर करके देखो। जब 1 और 2 को कंपेयर करके देखोगे तो क्या कॉमन है, 5 और 5। जरा 5 से चलो तो क्या मिलता है, 5 से चलो तो 2 और 6। जरा 5 से चलो तो क्या मिलता है, 3 और 4। क्या मिल गया, 3 और 4, देखो मिल रहा है। 4 के अपोजिट में 6, 5 के अपोजिट में 1 और 3 के अपोजिट में 2। तो 5 के अपोजिट क्या बचेगा, 1। तब भी क्या पूछा उसने, 1 के विपरीत क्या आएगा, 5 आ जाएगा भैया, कोई चीज नहीं मिलेगी हमको। ठीक, पर अगर 1 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं
तो लॉजिकली उसमें भी आना यही चाहिए था, ठीक। पर यहां डाइस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक। क्योंकि 2 6 5, अगर 2 और 2 कॉमन है चलेंगे तो पहले 6 और पहले 5 मिलेगा, ठीक है। और यहां पर अच्छा वही हम कहें इससे कैसे गड़बड़ी हो सकती है, आओ जरा देखो, नीचे नीचे लिखा तो समझी नहीं आया। 2 से चलो क्या मिलेगा, 6 और 5 क्लॉकवाइज में, यहां एंटी क्लॉक और यहां क्लॉक चल गए थे। यहां 2 से चलोगे क्या मिलेगा, पहले 4 मिलेगा फिर 1 मिलेगा। देखो 5 के अपोजिट यहां पर भी 1 आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता। और अगर आता है तो हर स्थिति में चाहे आप किन्हीं भी 2 डाइस का कंपैरिजन कर लें, चाहे 2 3 का करें या 1 3 का करें या 1 2 का करें, किन्हीं भी 2 डाइस का कंपेयर करेंगे अपोजिट हमेशा एक जैसा आएगा। और यदि अपोजिट अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब है प्रश्न में गड़बड़ी है, सीधा सीधा हिसाब, ठीक। प्रश्न में गड़बड़ी है, ठीक। देखो हमने 1 और 3 को 2 और 3 को किया है, 1 और 2 को कंपेयर किया, फिर यहां पर हमने क्या किया है, 1 और 3 को कंपेयर किया है, ठीक। पहले यहां पर अलग आ रहा था क्योंकि इसमें क्लॉक और इसमें एंटी क्लॉक चल रहे थे, ठीक है। चलेंगे तो क्या चलेंगे, दोनों, या तो क्लॉक चलेंगे दोनों में या तो एंटी क्लॉक चलेंगे दोनों में, ठीक। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है, कहता है समान पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई। यहां पर भी देखो 3 अलग अलग स्थितियां हैं। क्या पूछता है, कौन सी संख्या फलक 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत है, यानी 6 के विपरीत क्या आएगा ये हमसे जानना चाहता है। किसके विपरीत, 6 के विपरीत, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्या एलिमिनेशन लगाएं, अगर एलिमिनेशन लगाएंगे तो 6 केवल एक ही डाइस में दिया गया है, अगर एलिमिनेशन लगाएंगे तो 6 के विपरीत में 2 और 5 नहीं आ सकता, एलिमिनेशन से हमारा आंसर नहीं आना। तो क्या किया जाए, तो फिर कंपैरिजन करें, कॉमन कहां पर मिल रहा है, कॉमन कॉमन कॉमन, ये देखो अगर हम इस वाली डाइस को इन दोनों डाइस को कंपेयर कर लें एक साथ में, ठीक। तो देखो अगर डाइस कंपेयर करते समय कोई 2 फेसेस एक साथ क्या है, कॉमन है, डाइस में कंपैरिजन में अगर कोई 2 फेसेस एक साथ कॉमन है तो बचे हुए फेसेस एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक। जैसे यहां पर ये 5 और 2 यहां पर भी है, ये 5 और 2 यहां पर भी है, ये दोनों फेसेस क्या हैं, एक दूसरे के कॉमन है कि नहीं। और अगर ये दोनों फेसेस एक दूसरे के कॉमन है तो यहां क्या बचा 3, यहां क्या बचा 6, ये 3 और 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट, यानी 6 के विपरीत में क्या आएगा, 3 आएगा। और अगर 6 के विपरीत में 3 आएगा तो ऑप्शन नंबर सी 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में देखो मोर देन 2 डाइस से 3 डाइस से कहां पर आ गए, 4 डाइस पर आ गए। अब की बार हमको 4 डाइसेस दी गई हैं, और 4 डाइसेस यदि हमको दी गई हैं तो अब उसने हमसे पूछा क्या है, कहता है नीचे दी गई अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करें, एक ही डाइस की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। फिर कहता है कि ज्ञात करें 3 अंक वाले फलक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा यह वो जानना चाहता है। किसके विपरीत, 3 के। क्या 3 हमको कई जगह दिया है, नहीं, 3 हमको एक ही डाइस में दिया है, 5 और 6 क्या हो जाएंगे, उसके पड़ोसी हैं तो विपरीत नहीं होंगे, लेकिन 2 और 4 हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे। कैसे किया जाए, ये देखा जाए कि हमको मैक्सिमम क्या मिल जाए, कॉमन मिल जाए। देखो क्या 3 5 6 यहां पर दिया है, क्या 5 और 6 कहीं और पर भी कॉमन है क्या, ध्यान से देखोगे तो पहली और दूसरी डाइस में, पहली और दूसरी डाइस में दोनों जगह पर 5 और 6 यहां पर भी है, 5 और 6 यहां पर भी है, दोनों जगह पर 5 और 6 है ना। अभी अभी बताया कि डाइस में किन्हीं 2 डाइस में यदि 2 फेसेस आपस में कॉमन हो जाएं तो बचे हुए फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी 4 किसके अपोजिट होगा, फिर 3 के अपोजिट हो जाएगा। उसने हमसे यही पूछा कि बताओ 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब तुम्हारी इच्छा है कि हम 2 और 1 को नहीं कंपेयर करना चाहते हैं, हम किसको कंपेयर करेंगे, 2 और 3 को कंपेयर करेंगे।
तो करो, तुम्हारी अपनी इच्छा है, कंपेयर करना हो तो भैया करो, ठीक, कुछ कर तो सकते नहीं। अब करेंगे तो क्या करेंगे फिर, अगर 3 और 5 और 6 और 1 2 और 4 को करोगे तो अब यहां पर भी तुमको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे चलोगे तो गड़बड़ा जाओगे, सीधे सीधे चलोगे तो गड़बड़ा जाओगे, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से क्लॉक एंटी क्लॉक। अब अगर तुम 2 और 4 को कंपेयर करोगे तो 2 4 में 5 और 5 कॉमन है, 3 से 6 होगा, 1 से 4 होगा, फिर भी क्या होगा, 3 6 1 4 अपोजिट आ जाएगा, ठीक है, यानी 4 ही क्या आएगा, उसका अपोजिट आएगा, ठीक। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, कौन सी संख्या 5 के विपरीत होगी, किसके विपरीत पूछ रहा है, 5 के। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, 5 के विपरीत उसने हमसे पूछा और डाइस में हमको क्या दिख रहा है, केवल 2 डाइस, और वो भी 2 और 1 यहां पर भी कॉमन है, 2 और 1 यहां पर भी कॉमन है, तो क्या बचा 5, क्या बचा 4, यानी 5 के अपोजिट में क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो 5 के अपोजिट में 4 हो गया, ऑप्शन नंबर डी बन गया, ठीक। अगला क्वेश्चन ओपन डाइस से आता है, किससे आता है, ओपन डाइस से। तो भैया पीछे जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो कौन से क्वेश्चन थे, वो क्लोज्ड डाइस के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब क्लोज्ड डाइस से आगे बढ़ते हैं ओपन डाइस पर, फिर थ्योरेटिकल डाइस पर। आओ जरा देखा जाए क्या उत्तर आएगा। कहता है उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। क्या कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता, ठीक। यानी ये उसने हमको एक ओपन डाइस दे दिया है, इस ओपन डाइस को जब हम क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्रश्न क्या है, इस ओपन डाइस को जब हम क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने पर कौन सी डाइस इनमें से नहीं बनाई जा सकती, कौन सी डाइस इनमें से नहीं बनाई जा सकती, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है, ठीक। तो कैसे करेंगे, पहली बात, सबसे पहले तो डाइस का जो महामंत्र है उस महामंत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा महामंत्र, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता। अगर इस महामंत्र से उत्तर आ गया तो ठीक, जनरली आ जाता है, कोई कोई क्वेश्चन इससे उत्तर नहीं देता तो क्या करना पड़ेगा, हमको रोटेशन वाली कंडीशन पर जाना पड़ेगा। दोनों चीजें बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। जैसे किसी भी ओपन डाइस पर यदि आपको अपोजिट फेसेस पता करने हैं कि इस ओपन डाइस में अपोजिट फेसेस कौन कौन से होंगे, ठीक है, क्या पता करने हैं, अपोजिट फेसेस। तो ओपन डाइस में अपोजिट फेसेस कैसे पता होते हैं, अल्टरनेट प्लेस पर आने वाले फेसेस, ठीक है, अल्टरनेट स्थानों पर आने वाले प्लेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, जैसे पहला फेस ये है, ठीक, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ करके एक, अब इसको छोड़ो, दूसरा क्या है ये, यानी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अल्टरनेट फेसेस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी ये जो लाइन है ये अपोजिट होगी, किसके अपोजिट होगी, ये इसके अपोजिट होगी, ठीक। सिमिलरली जब यहां पर आओगे तो ये वाली जो आकृति है स्क्वायर, ये किसके अपोजिट होगी, क्रॉस के अपोजिट होगी, यानी स्क्वायर किसके अपोजिट है, स्क्वायर अपोजिट है क्रॉस के। तो क्या बचा तुम्हारे पास में, अब तुम्हारे पास में बचता है ये, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी के ये सर्कल किसके अपोजिट होगा, ये सर्कल इसके अपोजिट होगा, ठीक। तो पहले अपोजिट वाली कंडीशन देख लें, ठीक। डाइस का नियम कहता है कि अपोजिट फेसेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, अपोजिट फेसेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, ये डाइस का नियम कहता है। डाइस का ये नियम क्या कहीं पर अप्लीकेबल हो रहा है, यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे
तो हमारे पास में क्या मिलता है? देखो जरा, ये है सर्कल, क्रॉस और ये वाली लाइन। अब इनमें से कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, और अगर कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है तो फिलहाल ये पड़ोसी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। सर्कल के अपोजिट ये है, ठीक, और क्रॉस के अपोजिट स्क्वायर है, और डबल लाइन के अपोजिट में क्या है? ये, ठीक। तो ए वाला तो बन सकता है। बी वाले पर आते हैं, तो बी वाले में यहां पर भी देखो क्रॉस है, डबल लाइन है, बी ये वाला है, ये भी अभी बन सकता है। उसके और आगे चलते हैं, जब उसके और आगे चलते हैं तो देखो सी वाला बन सकता है क्या? तो सी वाला भी बन सकता है, क्योंकि सर्कल के अपोजिट में ये डॉट डॉट है, नहीं है। क्रॉस के अपोजिट में स्क्वायर है, वो भी नहीं है। और पैरेलल लाइन के अपोजिट में वो चौराहा जैसा है, वो भी नहीं है। तो ये भी बन सकता है। लेकिन क्या डी वाली आकृति बन सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है अपोजिट जब हमने निकाला था कि स्क्वायर के अपोजिट में कौन है? स्क्वायर के अपोजिट में क्रॉस है। और यहां पर देखो, अगर स्क्वायर के अपोजिट में क्रॉस है तो यहां स्क्वायर के पड़ोस में क्रॉस क्या कर रहा है? स्क्वायर के पड़ोस में क्रॉस क्या कर रहा है? अगर स्क्वायर के पड़ोस में क्रॉस आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो नियम है डाइस का, जो कहता है कि विपरीत फेसेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। उसने यही पूछा था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी वाली जो आकृति है क्लोज्ड डाइस की, वो इस पर्टिकुलर ओपन डाइस के लिए नहीं बनाई जा सकती। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस सही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ रहे हैं। ऑप्शंस इसलिए सही नहीं है, देखो, क्योंकि हमारे पास ये वाली आकृति, क्रॉस वाली आकृति कहीं पर भी नहीं दी गई है। ये डबल वाली आकृति कहीं पर भी नहीं दी गई, लेकिन यहां पर ये आकृति दी गई जो कि ओपन डाइस में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? कहता है कपिल और धर्मा क्लब में दो पासे के साथ खेल रहे हैं। कपिल और धर्मा क्लब में दो पासे के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने पासे को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श पर घुमाया है। पासे को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श पर घुमाया है। कहता है यदि x चार बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। x किसका प्रतिनिधित्व करता है? जो चार संख्याओं के विपरीत मौजूद है फलक, ठीक है। जो चार संख्याओं यानी चार के विपरीत में जो फलक या फेस मौजूद है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? x करता है, ठीक है। जो संख्या चार बिंदुओं यानी चार के अपोजिट वाले फेस पर उपलब्ध है, उसका प्रतिनिधित्व x करता है, ठीक। तो कहता है x का मान बताओ, यानी तार के अपोजिट में कौन है? x, और कह रहा है कि बताओ x का मान क्या होगा। क्या करें? बेसिकली तुमसे पूछ रहा है कि चार के विपरीत में क्या होगा। क्या पूछा उसने तुमसे? चार के विपरीत में क्या होगा। डाइस देखो, 1 2 5 4 1 5। कुछ नजर आया क्या? क्या नजर आया? 1 और 5 यहां पर भी है, 1 और 5 यहां पर भी है। डाइस के दो फेसेस आपस में क्या है? समान है, कॉमन है। अगर डाइस के दो फेसेस आपस में कॉमन हैं तो बचे हुए फेसेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी दो किसके अपोजिट हो जाएगा? चार के। उसने तुमसे कहा है चार के अपोजिट बताओ, तो चार के अपोजिट कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी उसने हमसे कहा, कहता है कि उस घन का चयन करें जो निम्नलिखित सीट को, ये जो सीट दी गई है, ओपन डाइस दिया गया है, निम्नलिखित सीट को रेखाओं के अनुदिश फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। क्या करा जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, ठीक। इस डाइस को फोल्ड करने पर इनमें से कौन सी डाइस नहीं बनाई जा सकती? अगेन पहला क्या लगाएंगे? अपोजिट वाली कंडीशन, ठीक है। अपोजिट वाली कंडीशन लगाएंगे तो ये 5 किसके अपोजिट आएगा? 4 के। तो 5 अपोजिट है 4 के, ये पड़ोसी नहीं हो सकते। ये स्क्वायर किसके अपोजिट आएगा? शेडेड सर्कल के,
स्क्वायर शेडेड सर्कल के अपोजिट आएगा, ठीक है। और ये शेडेड स्क्वायर, ये शेडेड स्क्वायर किसके अपोजिट आएगा, तो ये शेडेड स्क्वायर अपोजिट आ रहा है किसके, 2 के, ठीक। हमको ये कंडीशन मिली। अब क्या ये कंडीशन अप्लीकेबल हो रही है यहां पर, ठीक। जैसे ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं तो शेडेड, नॉन शेडेड और ये 4, क्या ये आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, ठीक है, ये आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, ठीक। कैसे आएंगे भाई, ठीक है। देखो शेडेड और नॉन शेडेड पड़ोसी, अब अपोजिट नहीं है, पड़ोसी हैं, आ सकते हैं, 4 भी आ सकता है। बी वाले को चेक करते हैं तो शेडेड, नॉन शेडेड 4 ये भी आ सकता है। सी वाले को चेक करते हैं तो शेडेड, नॉन शेडेड और 5 आ सकते हैं। और यहां पर सर्कल, स्क्वायर और 5 ये भी आ सकता है, ठीक है। यानी अभी अपोजिट वाली कंडीशन अगर हम लेकर के चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। अब क्या करें, रोटेशन की कंडीशन को लगाया जाए, ठीक। रोटेशन की कंडीशन का मतलब, अब अगर हम रोटेट करते हैं, जरा ऑप्शन नंबर ए को देखो। ऑप्शन नंबर ए में अगर हम ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से क्लॉकवाइज चलते हैं कहां से, स्क्वायर से क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले 4 आना चाहिए, फिर शेडेड स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। पहले 4 आना चाहिए, फिर शेडेड स्क्वायर आना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, अगर ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर से क्लॉकवाइज चलते हैं, स्क्वायर से क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखो पहले 4 आया, फिर क्या आया, शेडेड स्क्वायर। बन रहा है ना रोटेशन की कंडीशन, ठीक। यानी कि अगर हम स्क्वायर से शेडेड स्क्वायर में जाएंगे तो पहले 4 और फिर शेडेड स्क्वायर आना चाहिए। यहां पर भी देखो पहले 4 और फिर शेडेड स्क्वायर आ रहा है, ये बन रही कंडीशन, ठीक है। जरा इस पर जाओ, अगर हम 4 से चलते हैं कहां, शेडेड स्क्वायर की तरफ, तो अगर हम 4 से शेडेड स्क्वायर में चलें तो पहले क्या आना चाहिए, नॉन शेडेड स्क्वायर आना चाहिए। जरा चल करके देखो 4 से, अगर हम 4 से शेडेड स्क्वायर में चलते हैं तो पहले शेडेड स्क्वायर मिल रहा है, बाद में नॉन शेडेड स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या मिल रहा है। अगर हम 4 से चलते हैं, ठीक है, अगर हम 4 से चलते हैं कहां पर, यहां पर नॉन शेडेड स्क्वायर में, तो अगर हम 4 से नॉन शेडेड स्क्वायर में चलते हैं तो पहले क्या मिलता है, शेडेड स्क्वायर, फिर क्या मिलता है, नॉन शेडेड स्क्वायर। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम 4 से चलते हैं तो पहले नॉन शेडेड मिलता है, फिर शेडेड मिलता है, जो कंडीशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। यानी ये वाला फिगर नहीं बनाया जा सकता। उसने कहा है ना, नहीं बनाया जा सकता। क्या सी वाला बन सकता है, देखो 5 नॉन शेडेड शेडेड, देखो 5 नॉन शेडेड बन रहा है ना, क्लॉकवाइज जाओगे, क्या ये बन सकता है क्या, शेडेड सर्कल 5, शेडेड सर्कल 5, देखो शेडेड सर्कल 5, शेडेड सर्कल 5, देखो क्लॉकवाइज में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। और अगर बन रहा है तो सी बन सकता है, डी बन सकता है, ए बन सकता है, लेकिन बी वाला नहीं बन सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती, बी वाली आकृति नहीं बनाई जा सकती, ठीक। अगला क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन वैसा ही उसने हमको दिया है, क्या बोलता है क्वेश्चन में, कहता है कौन सा फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। क्या कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता तो मतलब 5 के विपरीत में क्या आएगा, ये शेडेड सर्कल, ठीक है। 1 के विपरीत में क्या आएगा, नॉन शेडेड वाला स्क्वायर, ठीक है। और 4 के विपरीत में क्या आएगा, नॉन शेडेड स्क्वायर। अब देखो क्या ये कहीं पर एप्लीकेबल है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमको पता है कि 5 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 5 के अपोजिट में ये सर्कल आ रहा है जो कि शेडेड है या डॉट बोल सकते हैं। 5 के अपोजिट में ये सर्कल आ रहा है, जबकि यहां पर ऑप्शन नंबर ए में उसने 5 के पड़ोस में किसको रख दिया, सर्कल को रख दिया। 5 के पड़ोस में किसको रख दिया, सर्कल को। अगर 5 के पड़ोस में सर्कल को रख दिया तो ऑप्शन नंबर ए वाला फिगर इसका वैलिड फिगर नहीं बन सकता है, ठीक, नहीं बन सकता है। स्क्वायर 5 और 1, स्क्वायर 5 और 1 आ सकते हैं, ठीक है। फिर 5 4 और 1,
5 4 1 आ सकते हैं, 5 4 1 आ सकते हैं, लेकिन ए वाला फिगर नहीं आ सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है संख्या सी के स्थान पर क्या आना चाहिए? 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं हमारे सामने उपलब्ध हैं और फिर कहता है कि बताओ संख्या सी के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहां पर उसने कुछ दिया नहीं, सीधे पूछ रहा है बताओ सी के स्थान पर क्या आना चाहिए। डाइस को रोटेट करते हैं, सीधा सीधा डाइस का रोटेशन। ठीक, जैसे ये 5 है, देखो इस तरह से दिया हुआ है ना, कैसा, इस तरह से दिया हुआ है। जरा इसको रोटेट तो करो, एक बार इसको रोटेट तो करो। जब आप इसको रोटेट करोगे तो रोटेट करते ही ये 5 ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक, ये एग्जैक्टली रोटेशन है कि नहीं? और अगर ये एग्जैक्टली रोटेशन है, अगर ये एग्जैक्टली रोटेशन है तो देखो ये वाला 5 और ये वाला 5 क्या हुआ है, इस वाली डाइस को रोटेट करके यहां पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? इस वाली डाइस को रोटेट करके पहुंचे ना यहां पर। अब अगर रोटेट किया है, अगर रोटेट किया है तो इसका मतलब है कि यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है कि नहीं, है ना? और अगर है तो भैया 5 से यहां पर आओगे तो क्या मिलेगा, 1 और 2। 5 से यहां पर आओगे तो क्या मिलेगा, 3 और 4, यानी 1 के विपरीत में 3 और 2 के विपरीत में क्या आएगा, 4 आएगा। ये सिंपल सा फंडा। ठीक, उसने हमसे कहा है कि सी के पास कौन आएगा, तो भैया एक बात बताइए, सी के पास कौन आ सकता है? सी के पास अब यहां पर कौन आएगा, जो 5 है, जो 5 है उसके अपोजिट क्या आया, देखो 1 के विपरीत में 3 आएगा, 2 के विपरीत में 6, तो 5 के विपरीत में क्या आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा? 5 के विपरीत में क्या आएगा, 6। अब अगर 5 के विपरीत में 6 आ रहा है तो एक बात तो यह है कि अगर 2 यहां पर सामने की तरफ लिखा है और ऊपर 5 है, 2 यहां पर भी सामने की तरफ लिखा है, ऊपर सी है, तो इसका मतलब है कि अब की बार रोटेट करने पर, अब की बार रोटेट करने पर, अब की बार रोटेट करने पर ये जो 5 है वो नीचे चला गया होगा। और अगर ये 5 नीचे चला गया होगा तो जो ऊपर है वो आगे, जो नीचे है वो कहां आ गया होगा, ऊपर आ गया होगा। अगर नीचे वाला ऊपर आ गया होगा तो बताओ नीचे कौन आना चाहिए, ऊपर कौन आना चाहिए? 5 के अपोजिट में कौन है, 6। भाई 2 के पड़ोस में यहां पर 1 आ नहीं सकता, ठीक है, 2 के पड़ोस में 1 आ नहीं सकता। 1 का अपोजिट कौन है, 3। अगर 1 का अपोजिट 3 है तो यहां पर अगर 1 है तो यहां पर 3 होगा, 1 के अपोजिट में 3 आएगा नहीं। ठीक, अब 2 के अपोजिट में खुद 4 है, तो अगर 2 के अपोजिट में 4 है तो 4 यहां उसके पड़ोस में आ नहीं सकता, 2 उसके अपोजिट में आ नहीं सकता, तो बचता कौन है, 6, यानी 2 के विपरीत में क्या आएगा, 6 आएगा। सॉरी, 2 के ऊपर सी पे कौन आएगा, 6, सी पे कौन आएगा, 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछा था एसआई की 2021 की परीक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब जैसे ये थ्योरेटिकल डाइस के क्वेश्चन है। ठीक, ओपन डाइस के तो कुछ ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओपन डाइस के कुछ ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन थ्योरेटिकल डाइस के कई सारे क्वेश्चन, 54 सेट में परीक्षा हुई थी 2021 की, थ्योरेटिकल डाइस के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन आसान है, देखने में जरूर भयावह किस्म के लगते हैं पर आसान क्वेश्चन है। कैसे? कहता है स्टार हैश के सन्निकट है, एडजेसेंट है। सन्निकट का मतलब क्या है, पड़ोसी, यानी स्टार हैश का पड़ोसी है। स्टार किसका पड़ोसी है, हैश का। तो स्टार, प्रश्न के अनुसार स्टार हैश का पड़ोसी है। फिर डॉलर कैप के विपरीत है, एक्सक्लेमेशन साइन एट द रेट के विपरीत है, डॉलर हैश के सन्निकट है। डॉलर किसके सन्निकट है, डॉलर किसका पड़ोसी, हैश का। जरा समझो, हैश का एक पड़ोसी कौन है, डॉलर। हैश का एक पड़ोसी कौन है, डॉलर। और हैश का एक पड़ोसी कौन है, स्टार। यानी हैश के एक तरफ अगर स्टार है तो यहां पर किसको रखा जाए, डॉलर को। तो हैश किसका पड़ोसी हो जाएगा, हैश स्टार का भी पड़ोसी है और हैश डॉलर का भी पड़ोसी है। और अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो, अब जरा स्थिति को समझना, हैश किसके अपोजिट है, कैप के। ठीक है, हैश किसके अपोजिट है, कैप के अपोजिट है। एक्सक्लेमेशन किसके अपोजिट है, एक्सक्लेमेशन अपोजिट है एट द रेट के। तो तुम्हारे पास क्या बचा, अब हैश के अपोजिट कैप है, एक्सक्लेमेशन के अपोजिट एट द रेट है।
तो तुम्हारे पास दो ही चीजें बची ना, स्टार और डॉलर, और स्टार और डॉलर क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर स्टार और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट हैं और हैश दोनों का पड़ोसी है, तो स्टार और डॉलर दोनों के बीच में किसको आना चाहिए, हैश को आना चाहिए। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, यहां पर जैसे ये वाला जो स्क्वायर है, ये क्या है, 5 का भी पड़ोसी है, इस सर्कल का भी पड़ोसी है। ये स्क्वायर 5 का भी पड़ोसी और सर्कल का भी पड़ोसी, तो क्या है, दोनों के बीच में 5 और इस सर्कल के बीच में स्क्वायर है कि नहीं। अब अगर 5 और सर्कल के बीच में स्क्वायर है, तो 5 और ये सर्कल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 5 और सर्कल एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। वही काम यहां पर भी है, क्या कि अगर हैश स्टार और डॉलर दोनों का पड़ोसी है, हैश स्टार और डॉलर दोनों का पड़ोसी है, तो स्टार और डॉलर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, क्या पूछ रहा है, कहता है कौन सा विकल्प सत्य है, तो सत्य कौन सा है, पहला स्टार एट द रेट और हैश के बीच में है। स्टार किसके बीच में, एट द रेट और हैश के बीच में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेट फेसेस अपोजिट होते हैं। ओपन डाइस में देखो स्टार और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहां पर हैश के अपोजिट कौन है, कैप। तो अगर हैश यहां पर है तो हम यहां पर कैप को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, यहां पर कैप को बना दिया। ठीक, अगर यहां कैप को बना दिया तो स्टार किसके बीच में है, स्टार कैप और हैश के बीच में है। स्टार उसने क्या कहा, एट द रेट और हैश के बीच में, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, कहता है स्टार हैश के विपरीत है, नहीं स्टार हैश का पड़ोसी है, यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहता है हैश स्टार और डॉलर के बीच में, तो देखो जरा, देखो क्या हैश स्टार और डॉलर के बीच में है, ये देखो हैश है जो किसके बीच में है, स्टार के और डॉलर के बीच में है, यानी ये क्या है, सही है। फिर कहता कैप हैश और एक्सक्लेमेशन के बीच है, नहीं कैप हैश और एक्सक्लेमेशन के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि कैप और हैश एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी ये भी क्या है, गलत है। तो अब बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। ठीक, ये जो सी वाली कंडीशन है, ये सी वाली कंडीशन सही है, और सी कहां लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। बात आई समझ में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए इस तरह के कई क्वेश्चंस एसआई की 2021 की परीक्षा में पूछे गए। ठीक, आओ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस संख्या दे देगा चिन्हों की जगह, या अल्फाबेट दे देगा चिन्हों की जगह। जैसे यहां पर भी कहता है ए बी के सन्निकट है, यानी पड़ोसी है, तो ए किसका पड़ोसी है, बी का, और डी किसका पड़ोसी है, बी का, यानी डी जो है वो ए का भी पड़ोसी है और बी का भी पड़ोसी है। डी किसका ए का भी पड़ोसी है और बी का भी पड़ोसी। पूछ रहा बताओ निश्चित रूप से सत्य कौन है। अगर ए पड़ोसी है बी का और डी भी पड़ोसी है बी का, तो डी कहां आएगा, ए और बी के मध्य में। तो देखो यहां पर भी क्या लिखा है, बी ए और डी के मध्य में है। ठीक है, बी ए और डी के मध्य में है। ए बी का पड़ोसी है और डी भी बी का पड़ोसी है। ठीक है, ए बी का और बी डी का पड़ोसी है। ठीक, अब बताओ अगर ये कंडीशन है कि ए किसका पड़ोसी है बी का और डी किसका पड़ोसी है बी का, तो भैया निश्चित तौर पर जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, बी कहां आ जाएगा, बी ए और डी के मध्य में आएगा। कहां लिखा है, बी ए और डी के मध्य में है, क्या हो जाएगा, सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सी कहां लिखा है, सी लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक कंडीशन, और हर बार इसने यही क्वेश्चन पूछा। अभी आगे और दिखाते हैं सेम क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या होगा, बी ए और डी के मध्य में है। अब ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन उन्होंने पूछा। क्या पूछा, कहता है यू जेड के विपरीत है। ठीक है, यू किसके विपरीत है, जेड के, तो यू विपरीत है जेड के। एक्स वी के विपरीत है, तो एक्स वी के विपरीत है। वाई डब्ल्यू के विपरीत है, तो वाई डब्ल्यू के विपरीत है। ठीक, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है। निश्चित रूप से क्या पूछा है, अब की बार असत्य पूछा है। निश्चित रूप से असत्य कौन है। ठीक, जब असत्य निकालने जाते हैं तो पहला है, कहता है वी
y और w के सन्निकट नहीं है, v y और w के सन्निकट नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, ये जो v है ये y और w के सन्निकट हो सकता है, और वो कह रहा है कि v y और w के सन्निकट नहीं है। क्यों हो सकता है? y और w क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं? अगर y और w एक दूसरे के अपोजिट हैं और कह रहा है कि v y और w के सन्निकट नहीं है, यानी v y और w का पड़ोसी नहीं है, तो हम बिल्कुल v को बीच में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं ना v को बीच में, ठीक, क्योंकि y और w अपोजिट है, हमको पता है। अगर y और w अपोजिट हैं तो ऐसी कंडीशन बन सकती है कि v उनके बीच में हो, v उनके बीच में हो, तब y और v तथा v और w क्या हैं? एक दूसरे के पड़ोसी हो जाएंगे, यानी v y और w दोनों का पड़ोसी हो जाएगा। और वो कह रहा है कि v y और w का पड़ोसी नहीं है, यानी यही क्या है? असत्य है। क्या ये? असत्य है। ठीक, दूसरा वाला कि v u के सन्निकट है, ठीक है, v u के सन्निकट है, ये कंडीशन। फिर w x के सन्निकट है, ये कंडीशन। y z के सन्निकट है, ये कंडीशन। ये असत्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये दोनों कंडीशंस में जा रहे हैं। ठीक, अगर v u के सन्निकट है, भाई v और u पड़ोसी अपोजिट तो है नहीं, तो पड़ोसी हो सकते हैं। w और x, तो w और x अपोजिट हैं क्या? नहीं, अपोजिट तो है नहीं, तो पड़ोसी हो सकते हैं। y z के सन्निकट है, यानी y और z भी पड़ोसी हो सकते हैं, यानी कंफर्म नहीं है कि पड़ोसी हो, लेकिन पड़ोसी हो सकते हैं गिवन कंडीशन के आधार पर। ठीक, उसने हमसे क्या पूछा कि सन्निकट सत्य नहीं है, उसने हमसे पूछा कि कौन सा सत्य नहीं है। और अगर भैया सत्य नहीं है, ये वाली स्थिति पूछेगा, तो सिवाय पहले के कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि डाइस का महामंत्र कहता है, डाइस का महामंत्र कहता है कि पड़ोसी फेस कभी विपरीत नहीं हो सकते और विपरीत फेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। लेकिन अगर दो फेसेस जैसे कि u और z आपस में क्या हैं? अपोजिट हैं, तो u और z कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, पर u और v तो पड़ोसी हो सकते हैं ना, u और v तो पड़ोसी हो सकते हैं ना। ठीक, फिर w और x अपोजिट तो है नहीं, तो w और x भी पड़ोसी हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं गुरुजी। y और z, तो y और z अपोजिट तो है नहीं ना, अगर y और z अपोजिट नहीं है तो ये भी तो पड़ोसी हो सकते हैं ना। ठीक, तो u v w x और y z ये पड़ोसी हो सकते हैं, निश्चित तौर पर हो सकते हैं, लेकिन वो हमसे असत्य जानना चाहता है। तो v y और w के सन्निकट नहीं है, नहीं, v y और w के सन्निकट हो सकता है, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, यानी a वाला असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, फिर वैसा ही क्वेश्चन जैसा अभी पीछे किया। क्या कहता है? कहता है 2 3 के सन्निकट है। 2 किसके सन्निकट है? 3 के। 6 3 के सन्निकट है। पहली और आखिरी कंडीशन देखो, 2 3 के सन्निकट है, 6 3 के सन्निकट है, यानी 3 किसका पड़ोसी है? 2 का भी है। 3 किसका पड़ोसी है? 6 का भी है, यानी 2 3 और 6 इस तरह से लिखे जा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि 2 3 का पड़ोसी है तो 2 3 का पड़ोसी हो गया, 6 3 का पड़ोसी है तो 6 3 का पड़ोसी हो गया, यानी 3 2 और 6 के बीच में आ गया, तो 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट। उसने क्या पूछा? कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? तो 3 2 और 6 के बीच में आ रहा है, 3 2 और 6 के बीच में आ रहा है, क्या है? सत्य है। 3 2 और 6 के बीच में आ रहा है, क्या है? सत्य है। सत्य है तो यही सही हो जाएगा। कहां लिखा है? सी। सी लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें देखो फिर से क्या कहता है? डी ए के सन्निकट है। डी किसके सन्निकट है? ए के। तो डी ए के सन्निकट है और बी भी ए के सन्निकट है। ठीक, तो डी ए के सन्निकट है यानी पड़ोसी है, बी भी ए के सन्निकट है यानी बी भी ए का पड़ोसी है। अगर डी ए का पड़ोसी है, बी ए का पड़ोसी है, तो डी और ए और बी इस तरह से लिखे जा सकते हैं, तो डी और बी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और कह सकते हैं ना कि ए डी और बी के बीच में है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो देखो लिखा हुआ है ना, ए डी और बी के बीच में है, लिखा है। कहां लिखा है ऐसा? सी।
तो सी लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज सी इज राइट आंसर। ठीक है, सेम कंडीशन, हर बार एक जैसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ठीक है, जैसे अगला वाला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या कहता है, कहता है सी बी के सन्निकट है, एफ बी के सन्निकट है, यानी सी किसका पड़ोसी है, बी का, तो सी बी का पड़ोसी हो गया। एफ बी के सन्निकट है, यानी एफ भी किसका पड़ोसी है, बी का, तो सी भी बी का पड़ोसी है, एफ भी बी का पड़ोसी है, तो सी बी और एफ, सी बी और एफ, यानी सी और एफ अपोजिट, और बी कहां आएगा, सी और एफ के बीच में, तो देखो बी सी और एफ के बीच में है, क्या हो गया, सही हो गया। सी कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सी इज राइट आंसर। एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा था, उस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस नहीं लाता। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस नहीं लाता, उसका कारण यह है एक जैसा ही क्वेश्चन हर सेट में पूछ रखा है उन्होंने, एक जैसा ही क्वेश्चन। क्या मतलब बनता है इस चीज का, अगर मैं एक जैसा ही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन 54 सेट में पूछे गए हैं, तो ऐसे ही 54 क्वेश्चन में आपके लिए लेकर के आऊं और लेकर के सॉल्व करा दूं, क्या आपको कुछ सीखने को मिलेगा इससे? नहीं, आप एक तरह का तो क्वेश्चन सीख जाएंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें केवल 2021 नहीं, 21 के भी, 17 के भी, उसके पहले के भी कुछ अपने क्वेश्चन, सारी चीजें मिक्स करके लाता हूं, है कि नहीं। चलिए अंतिम क्वेश्चन, जैसे ये है, कहता है 4 2 के विपरीत है, तो 4 किसके विपरीत है, 2 के। 5 3 के विपरीत है, तो 5 किसके विपरीत है, 3 के। ठीक, और फिर 1 किसके विपरीत है, 6 के, तो 1 6 के विपरीत है। कहता है बताओ इनमें से कौन निश्चित रूप से गलत है, ऐसा भी क्वेश्चन अभी पीछे किया ना। ठीक, कहता है 4 3 के सन्निकट, यानी 4 3 का पड़ोसी है। भैया 4 और 3 अपोजिट नहीं है, तो पड़ोसी हो सकते हैं। 4 5 के सन्निकट है, तो 4 और 5 अपोजिट नहीं है, तो पड़ोसी हो सकते हैं। 2 1 के सन्निकट है, 2 और 1 अपोजिट नहीं है, तो पड़ोसी हो सकते हैं, यानी ये तीनों तो सही हैं, गलत कौन है, ऊपर वाला। क्या कि 1 5 और 3 के सन्निकट नहीं है, 1 5 और 3 के सन्निकट नहीं है, तो देखो 5 और 3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, तो उनके बीच में 1 बिल्कुल आ सकता है। क्यों, क्योंकि ओपन डाइस जब बनाएंगे तो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए और उनके बीच में 1 हो गया। 1 5 और 3 के सन्निकट हो सकता है, और यदि हो सकता है तो ये क्या लिखा है, गलत लिखा है। गलत लिखा है तो कहां लिखा है, ए वाला सही ना, ए लिखा है बी में, सो बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो ये थी हम लोगों की आज की डाइस की क्लास। ठीक है, अब दिवाली का महा उत्सव आ रहा है, तो दिवाली में कुछ दिन की छुट्टियां रहेंगी, कुछ दिन की मतलब 3 से 4 दिन की छुट्टियां रहेंगी। कल तो संडे ही है, तो कल तो ऑब्वियस है क्लास नहीं होगी। फिर उधर 3 दिन का अवकाश रहेगा, सोमवार मंगलवार बुधवार का। इसके बाद फिर से क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूटी से शुरू हो जाएंगी, और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, अलग से क्लासेस, जैसे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए कुछ क्लासेस स्टार्ट होंगी, कंप्यूटर की और रीजनिंग की, रेलवे की परीक्षा के लिए स्टार्ट होंगी, तो ये कुछ क्लासेस हैं जो स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो चलो फिर आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। डाइस का ये क्लास है, बीच में प्रयास करेंगे कि आप लोगों से एक आध बार मुलाकात कर लें, ऑनलाइन आकर के शॉर्ट के माध्यम से या तो मुलाकात कर लें, ऐसा प्रयास रहेगा। ठीक, तो चलो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, ये डाइस अच्छे से पढ़ लेना। मैंने आपको कंपैरिजन सिखा दिया, कंपैरिजन के साथ साथ आपको मैंने रोटेशन सिखाया, ओपन डाइस सिखाया, ये सारी चीजें सिखाई हैं मैंने आपको। ठीक, चलिए, ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसके डाउनलोड का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है या किसी कोर्स के बारे में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो क्या करोगे, इस नंबर पे संपर्क कर लोगे, लेकिन रात के 8 बजे के बाद नहीं करोगे, सवेरे 9 के पहले नहीं, रात के 8 के बाद नहीं। ठीक, कुछ कोर्सेस जो आपके लिए जरूरी हैं और आपकी डिमांड पर स्टार्ट किए गए हैं, वो कुछ कोर्सेस यहां पर उपलब्ध हैं, जैसे कि ये सौर्य बैच है जो यूपीएसआई का कंप्लीट कोर्स है। यदि आप यूपीएसआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग वो विषय है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, लगभग 55 से 60 क्वेश्चन तैयार कर लोगे अच्छे से, तो परीक्षा में
सफलता की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, सफलता की गारंटी बढ़ जाएगी। कंप्लीट कोर्स है यूपीएसआई का, जो आप कर सकते हैं ज्वाइन, वर्बल, नॉन वर्बल, मेंटल और लॉजिकल रीजनिंग के लिए। कुल 549 रुपए इसकी गुरु दक्षिणा है, जीएसटी के साथ शायद 564 रुपए पड़ती है टैक्स लगा करके। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स उपलब्ध है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये दक्ष बैच है, जो क्या है, फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीट्रिपलएससी हो, पुलिस हो, ठीक है, रेलवे हो, एसएससी हो, टीचिंग का कोई एग्जाम हो, जो भी परीक्षाएं आप देते हैं, उन सारी परीक्षाओं में जो रीजनिंग पूछी जाती है, उस रीजनिंग के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार पढ़ करके बवाल खत्म, काम खत्म, परीक्षा के लिए बस प्रैक्टिस सेट कर लिया, हो गया। फिर रीजनिंग पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं रीजनिंग के लिए। नहीं, ये हर परीक्षा की रीजनिंग है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, आरओ मेंस की परीक्षा जो बच्चे देने जा रहे हैं, वो आरओ मेंस की परीक्षा के लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिकारी बैच, 15 क्वेश्चन मेंस की परीक्षा में रीजनिंग के आपको मिलेंगे जीएस वाले पेपर में। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ऐप का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, कोई समस्या होने पर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सारे कोर्सेज की वैलिडिटी 1 ईयर है। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग एक्सप्रेस का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ठीक, क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, अपने डाउट्स यहां पर शेयर कर सकते हैं। रीजनिंग के क्विज आपको यहां पर मिलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्लास को लाइक करने, शेयर करने, क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके बताने और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारी जिम्मेदारी केवल पढ़ाने तक सीमित है, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने तक सीमित है। तो हमारी जिम्मेदारी यहीं पर खत्म। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक, दिवाली का उत्सव आ रहा है नजदीक, सोमवार को दिवाली है। आप सभी को दीपावली के इस उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारी खुशियां आपको ईश्वर दें। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने भाइयों को, बहनों को प्यार दें। छोटे हैं तो उनको प्यार दें, बड़े हैं तो उनसे आशीर्वाद लें। और पटाखे वटाखे जरा ध्यान से फोड़ें। हम ये नहीं कहेंगे कि मत फोड़ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फोड़ो पटाखे फोड़ो, लेकिन थोड़ा ध्यान से फोड़ना, किसी प्रकार की कोई हानि तुम्हें या किसी और को ना। ठीक, तो चलो आज के सत्र को करते हैं यहीं पर समाप्त। मुलाकात करेंगे आपसे अगले सत्र में। तब तक के लिए सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो, सदा सर्वदा आनंदित रहो। बेहतरीन तरीके से अपनी दिवाली मनाओ और दिवाली के बाद फिर से अपनी पढ़ाई पर जुट जाओ, जब तक कि तुम्हें एक अदद सरकारी नौकरी ना मिल जाए। फिर से करेंगे मुलाकात। दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। धन्यवाद।